मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर से, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना। तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में आपको 5 डायग्राम दे रखे हैं, वो 5 डायग्राम बनाना आपको याद करना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही है ना। और वहां से आप क्या करोगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में सबसे पहला स्ट्रक्चर है, देखो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड दिखा सकता हूं, सल्फर, ठीक, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एनसीईआरटी वाले स्ट्रक्चर करना है ना, वही सबसे सही स्ट्रक्चर ऑक्सीजन। और यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पे है। इतना क्लियर है सबको? अब चलो सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया सल्फ्यूरस एसिड का, तो स्ट्रक्चर बनाओगे, साथ में नाम लिखोगे सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर सल्फर की क्या होगी। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होगा, स्ट्रक्चर वाले तरीके से कैसे निकालते थे। इन दोनों में से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर इस ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज आएगा, +1। इस ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज आएगा, +1। और यहाँ पर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना रखा है, मतलब कितना चार्ज आएगा, +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये हमें बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, जिस वजह से इसके ऊपर +1 और इधर डबल बॉन्ड बना रखा है तो +2। तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, प्लस कर दो सबको, 1 +2 +3 है ना, क्या हो जाएगा, +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी है, +4। क्लियर है सबको, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका देखो। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फार्मूला लगाओ डायरेक्टली। दो तरीके बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो पहला तरीका क्या है, फार्मूला लिखो SA, नंबर ऑफ साइड एटम। सल्फर से कितने एटम बॉन्डेड हैं, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लेना है, सेंट्रल एटम पे, माइनस टोटल वैलेंसी, ठीक है, प्लस एनायन माइनस केटायन। फॉर्मूला दिखा सबको, फॉर्मूला दिखा है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ साइड एटम। साइड में कितने एटम सराउंडेड है, सराउंडेड एटम कितने एटम सराउंडेड है, तो देखो 3 और 2 कितने सराउंडेड है, फॉर्मूले में देखो यहाँ 3 और 2 कितने हो गए, 5। क्लियर है, 3 और 2 कितने हो गए, 5, प्लस 1/2, 1/2 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके लेना है, सेंट्रल एटम में। सल्फर के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 60 एटॉमिक नंबर होता है ना। तो करो 2 8 और लास्ट वाले में कितने आएंगे, 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर कितने हो जाएंगे, 6 माइनस वैलेंसी ऑफ ऑल द कंबाइनिंग एटम, सभी कंबाइनिंग एटम की वैलेंसी। तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 2 × 3। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो 1 × 2 प्लस कर दो। एनायन और केटायन तो है नहीं, चलो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1/2, 6 माइनस 2 3 × 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 - 8, ठीक है। कितना मिलेगा, 5 प्लस 1/2 × -2, कितना आंसर आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करके बताओ।
1/2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 1 कितनी वैल्यू आएगी x की 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक s के सबसेट होगा और 3 p के ऑर्बिटल होंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। एक तो ये तरीका हो गया हाइब्रिडाइजेशन का, जो कि फार्मूला निकाल के करोगे तो अच्छा लगेगा वहां पर। दूसरा तरीका क्या हो गया, आप क्या बता सकते हो इसके अंदर, कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ पे तीसरा सिग्मा बॉन्ड है ना, और लोन पेयर को भी हम काउंट करेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो सराउंडेड एटम कितने हो गए 4। तो 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3, लोन पेयर को काउंट करना है। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं। जैसे यहां पर है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बताओ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सल्फर का, इसके अंदर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया ऑक्सीजन ने, तो इसके ऊपर इधर से ऑक्सीजन एक और इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इधर से छीनेगा, इधर से छीनेगा, इधर से छीनेगा, कितना चार्ज आएगा सल्फर के ऊपर, वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +6। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप या तो ये फार्मूला लगा लो या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, एक ही बात होगी, सिग्मा सिग्मा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, बाकी सारे पाई बनते हैं, सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड है 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है ना। अगर फार्मूले से देखेंगे तो फार्मूले से क्या हो जाएगा, साइड एटम कितने 4 और 2 6 प्लस 1/2 है ना, सल्फर के लास्ट टर्म कितने 6 माइनस 4 2 क्या 8, 8 प्लस 2 10, 6 माइनस 10, 6 प्लस 1/2 इनटू माइनस का 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, तो आंसर वापस से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से जो भी आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। क्लियर है, चलो तो ये आपका ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फैमिली हम स्टार्ट करेंगे हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली में जैसा कि हमने शुरू की 2 फैमिली में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम 2 फैमिली के बारे में लिखा था वैसा ही लिखना है, बस चेंज हो जाएगा NH2NP5। ठीक, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोई सी भी फैमिली की बात हो सबको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, क्या होता है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो उसके केस में भी इंक्रीज होगा। सिमिलरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है, कोई सा भी फैमिली इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है निखिल मैडम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, वेरी गुड है ना। चलो तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन में चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो वहां पर से मैं आपके लिए जो ना हेलोजन फैमिली स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएंगे, लिख लो उसको। लिख लिया, हेलोजन फैमिली क्या होता है, हेलोजन फैमिली को याद करने का हमने स्लेट क्या बना रखा है, फील्ड, कल, बाहर, आई, आफत।
हाँ, एक सेकेंड रुक जाओ, नेटवर्क इशू है। अब ठीक है। तो हेलोजन फैमिली को हम क्या लिखते हैं? सिर कल बाहर आई आफत। और सबको पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेलोजन फैमिली का क्या होता है? NH2NP5। तो आप जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वेरिएशन स्टडी करोगे तो आपको क्या बोलेगा वो? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन फैमिली इज NH2NP5। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको? सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अरे NP5 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सोच के बताओ। कैसी बात कर रहे हो? NH2NP5 NH2NP5 1 2 3। हाँ, वेरी गुड, जिन्होंने बना आंसर दिया सही है। एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, स्टेबल हो जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पी सबसे कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा होगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलोजन फैमिली इज NH2NP5 and it requires only one electron for having stable electronic configuration. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। चलो, अब हम यहाँ पर जो वेरिएशन स्टडी करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ले पाएगा या नहीं, जिसको हम लिखते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। एक चीज बताओ, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा राइट में कौन सा ग्रुप आता है? सबसे ज्यादा राइट में कौन सा ग्रुप आता है? अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल देखो, सबसे ज्यादा राइट में कौन सा ग्रुप आ रहा है? राइट हैंड साइड में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप आ रहा है? अरे पीरियोडिक टेबल है कि नहीं? अरे इसके जस्ट बाद एक ग्रुप, इसके जस्ट बाद एक ही ग्रुप बचता है ना? ग्रुप 18 बचता है ना इसके बाद में, नोबल गैस है ना? तो देखो सबसे ज्यादा राइट में कौन सा ग्रुप है? नोबल गैस वाला ग्रुप है। पर नोबल गैस वाला ग्रुप के साथ स्टेबल है। और उसके जस्ट पास में कौन सा ग्रुप है? हेलोजन फैमिली। तो एक चीज बताओ, हेलोजन फैमिली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी? जेड इफेक्टिव कम होगा कि ज्यादा होगा हेलोजन फैमिली का? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा हेलोजन फैमिली का? कम होगा कि ज्यादा? है ना? और इधर कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली। एक चीज बताओ, ऑक्सीजन फैमिली से हेलोजन फैमिली का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, ऑक्सीजन फैमिली से हेलोजन फैमिली का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। मतलब पी ब्लॉक में अभी तक हमने जितनी भी फैमिली पढ़ी है उन सबसे ज्यादा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके लिए होगा? कौन सी फैमिली के लिए होगा? कौन सी फैमिली के लिए होगा? हेलोजन फैमिली के लिए। और उसका सीधा सीधा रीजन ये है क्योंकि एक तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छा खासा मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। तो उसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होगी कि ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। तो इसी को हम लिखेंगे अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन फैमिली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन
family is highest, सबसे ज्यादा होगी। क्यों सबसे ज्यादा होगी? क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन की। अब देखो आपको लग रहा होगा कि सर इनके जस्ट पास में जो नोबल गैस वाली फैमिली है इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इनसे भी ज्यादा। पर यहाँ पे एक चीज देखो, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। मतलब नियॉन के लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इधर 2 इलेक्ट्रॉन और बी सब शेल में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब वो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो किसी का इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? स्टेबल है तो किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? सोच के बताओ। किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती नहीं। हेलोजन फैमिली की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और नोबल गैस की कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होती है। क्लियर है सबको? है ना? इसलिए हम लिखते हैं अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन फैमिली इज हाईएस्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाईली नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक चीज बताओ, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि सबको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तभी तो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीन पाएगा। पर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। क्यों डिक्रीज होने लगती है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज होने लगता है। सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के वेरिएशन में ही एक छोटा सा क्या आ जाता है? उलटफेर आ जाता है। मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, तो अभी आप क्या आंसर करोगे? हेलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होना चाहिए, तो आप क्या आंसर करोगे? फ्लोरीन। कितने लोग एग्री करते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी? आंसर करो। फ्लोरीन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पर देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले कांसेप्ट याद करो। फ्लोरीन के पास में जगह कम है, मतलब फ्लोरीन का साइज छोटा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन के पास में जगह कम है, मतलब साइज छोटा है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? ज्यादा रिपल्शन मिलेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कम है। बात समझ में आ गई? है ना? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी फ्लोरीन की, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर एस्टेटाइन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा। तो लिख लो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन is less than electron gain enthalpy of fluorine, is less than electron gain enthalpy of fluorine due to the
द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, है ना, रीजन लिख रहा हूं, रीजन बता रहा हूं, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन कैसा लगेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन experience more repulsion due to the small size of fluorine. Incoming electron experience more repulsion as a result electron gain enthalpy decreases. क्लियर है सबको, लिख लिया रीजन अच्छे से। डाउन द ग्रुप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज, लिख लो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, हेलोजन फैमिली की। तो हेलोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको दिख रहा है NH2 तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2s2 2p5। क्लोरीन का क्या हो जाएगा बताते जा 3s2 3p5। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा 4s2 4p5। आयोडीन का 5s2 5p5 और एस्टेस्टाइन का 6s2 6p5। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, हेलोजन फैमिली की कम होगी कि ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, n=2 में क्या d सबसेट होता है, इतनी बार हमने डायग्राम बना के देखा था, पहले वाले एलिमेंट में d सबसेट प्रेजेंट होता है, जल्दी बताओ, नहीं होता। तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, फ्लोरीन की, फ्लोरीन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी कि बस ये किसी का एक इलेक्ट्रॉन छीन सके। तो अगर ये किसी का एक इलेक्ट्रॉन छीन सकता है मतलब इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -1, है ना। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या है -1 है। क्लियर है सबको, क्लियर है। चलो बाकी के इन दोनों के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां पर इन दोनों के लिए डायग्राम एक जैसा बनेगा, क्योंकि इन दोनों के लिए इधर फेयर इफेक्ट नाम की चीज नहीं होगी। तो अगर मैं इन दोनों के डायग्राम की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहले A सबसेट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके बाद P सबसेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 और 5। यह कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट मतलब GS, है ना, G फॉर ग्राउंड, S फॉर स्टेट। चलो अब यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट में क्या होगी कि ये किसी का या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो -1 और +1, ठीक है। अच्छा, क्या इनके पास D सबसेट खाली पड़ा होगा, क्या वैकेंट D सबसेट होगा इनके पास में, एक चीज बताओ, क्लोरीन और ब्रोमीन के पास में D सबसेट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखो ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी -1 और +1। अब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और कहां चले जाएगा, डी सबशेल में चला जाएगा। तो पहली एक्साइटेड स्टेट में अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी सबशेल में जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, 1 2 3 है ना। तो +3 हो सकती है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और -3 हो जाएगी, 3 और -3, क्लियर है। चलो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एक और इलेक्ट्रॉन को जंप करा दो किधर, डी सबशेल में, तो अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी बताओ, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, अर्पित कुमार यादव क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, आंसर करो। समरजीत सिंह कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा बोर्ड पर है, उसके अंदर 1 सेकंड की क्या जरूरत है, बोर्ड पे देखो। गौरव गायकवाड़ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, शौर्य कुमार सक्सेना, कशिश सोनकर, हाँ यार ये तीसरे नंबर का डायग्राम बता रहा हूं, नींद में रखो तो तुम लोग। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तीसरे नंबर के डायग्राम की बात कर रहे हैं हम। तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो देख लो, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किसी से 5 इलेक्ट्रॉन छीनना मुश्किल होता है, तो इसलिए सिर्फ +5 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड तीसरी ऑक्सीडेटेड स्टेट देखो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन और जंप करके यहां से यहां चले गया, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब बताओ कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, बेटा देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल 7 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +7। तो हेलोजन फैमिली कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, तो एक तो बताती है -1 +1 +3 -3 5 और 7। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सभी एलिमेंट की, सभी एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखो लास्ट के जो दो एलिमेंट, हाँ सुन लो, लास्ट के जो दो एलिमेंट है इनके लिए अगर आप इनर पेयर इफेक्ट की बात करते हो तो बस ये 7 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेंगे, किसको शो नहीं करेंगे,
7 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, -1 को शो करेंगे, +1 को शो करेंगे, 3 और -3 को शो करेंगे, है ना, क्योंकि ये वाला तीसरी एक्साइटेड स्टेट उनके अंदर नहीं होगी। पर हम ये देखते हैं एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हेलोजन फैमिली के आते आते इनर्ट पेयर इफेक्ट बिल्कुल क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शील्डिंग इफेक्ट वापस से ज्यादा होने लगता है ना। तो हेलोजन फैमिली में आप इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात नहीं करोगे। तो ये सभी कौन सी ना, क्लोरीन से लेकर एक्सेस तक कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? -1 +1 +3 -3 +5 +7। क्लियर है सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया?